नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बड़े वर्तमान के चर्चित टॉपिक पर हम आप चर्चा करेंगे, संविधान का संशोधन। चर्चित इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम वायरल वीडियोज़ हैं, संविधान समाप्त हो जाएगा, संविधान में बदलाव हो जाएगा, सारी चीज़ें अधकचरा ज्ञान वाले या कहिए जो भी कहिए, जिनको संविधान की ABCD नहीं पता है, वो इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत ही एक विकट ज्वलंत समस्या है और उस समस्या का दुष्प्रभाव विधि के विद्यार्थियों और विधि के जानकारों पर भी पड़ रहा है कि जिस हिसाब से लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, लॉ का पूरा स्ट्रक्चर बदल के रख दिया है। ये बहुत कष्ट की बात है और बहुत से पढ़े लिखे लोग भी ऐसे बेवकूफ़ों के वीडियोज़ को वायरल करके उनका समर्थन करके अपने भी अनपढ़ होने का सबूत दे रहे हैं। ये बहुत ही कष्टप्रद विषय है। आज हम लोग का उद्देश्य रहता है प्रश्नों पर आधारित प्रश्न पढ़ना। तो प्रश्नों के साथ साथ इस संविधान के संशोधन, हमारा जो भारत का संविधान है, उसके संशोधन से संबंधित क्या क्या बातें हैं, किस अनुच्छेद में चर्चा है, क्या प्रक्रिया है, क्या शक्ति है, ठीक है, और क्या किया गया और न्यायपालिका की क्या भूमिका रही, सभी बातों पर क्रमशः चर्चा करेंगे। और बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, ऐसे बेवकूफ़ों के वीडियोज़ को देखना और शेयर करना, वायरल करना, ये हमारे आपके लिए उपयुक्त नहीं है। इससे संविधान के संदर्भ में जो कि हमारी मूल विधि है, इस तरीके की अफवाहें उड़ रही हैं, जिससे बहुत ही सामाजिक, राजनीतिक, हर तरीके का मानसिक दुष्प्रभाव पड़ेगा। ऐसी चीज़ों से बचिए, यह भी मेरी आपको सलाह है। बहुत से विद्यार्थियों को मैं देख रहा हूँ, ऊल जलूल ऐसे वीडियोज़ वो शेयर कर रहे हैं और अपनी उस पर कोटेशन भी दे रहे हैं कि हाँ, बड़ा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा, ऐसी तमाम बातें। तो उन विद्यार्थियों को भी बहुत अच्छे से सलाह है कि आप विद्यार्थी हैं, तो आपका बहुत वैल्यू है, आप नेक्स्ट सूत्रधार बनने जा रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन के बाद आपको ही इंटरप्रेट करना है लोगों के लिए। तो पहले से कुछ ऐसी अपनी मानसिक विकृति उत्पन्न मत करिए कि सिलेक्शन ही ना हो, और हो जाए तो फिर जा कर के ऊट पटांग इंटरप्रिटेशन करिए। चलिए आज देखते हैं संविधान का संशोधन से संबंधित क्या विधियां हैं। पहली बात, ये अनुच्छेद 368 में दिया हुआ है, ठीक है, अनुच्छेद 368 में दिया हुआ है। ठीक, अब बात आई क्या है, एक समरी समझ लेते हैं, फिर 368 की बात करेंगे। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान संशोधन से संबंधित ये उपबंध भी लागू हुआ। तो संविधान में संशोधन कई प्रकार से होते हैं, उनमें से कुछ प्रकारों का यहाँ उल्लेख था और एक दो बातें उल्लेख नहीं भी हैं, फिर भी विधायी प्रक्रिया के तहत तमाम ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक, तो हम पहले देखते हैं 368 में जो वर्तमान में लिखा हुआ है, यह विधि क्या है, और साथ ही उससे पहले कुछ 368 में भी संशोधन हुआ है, ठीक है, और मूलतः संविधान में जो बात लिखी थी वो भी, दोनों को टैली करते हुए उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा, क्या इंटरप्रिटेशन रहा, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक, अनुच्छेद 368 वर्तमान में क्या कह रहा है। जैसे मैंने वर्तमान की चर्चा इसलिए की क्योंकि आपको जानना है इस बात को भी कि संशोधन हुए हैं, तो जो हमारे सामने वर्तमान स्थिति है वो संशोधनों के पश्चात की स्थिति है, मूल संविधान की नहीं है। ठीक है, तो 368 में इस समय लिखा हुआ है कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, यानी कि 368 कह रहा है शक्ति एवं प्रक्रिया, क्या पावर होगी, कैसी पावर होगी और क्या प्रोसीजर होगा, ये हेडलाइन में लिखा है। यह आपका संशोधन हुआ है, जो शक्ति एवं प्रक्रिया दो शब्द लिखे गए, ये 24वें अमेंडमेंट, यानी कि इसकी हेडलाइन से 24th
अमेंडमेंट संबंधित है 1971 का। ठीक, अभी क्या क्या है अमेंडमेंट, हम उनकी डिटेल चर्चा करेंगे। शार्ट में हम लोग चल रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी भी ना होने पाए और बात भी समझ में आ जाए, दोनों बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो पहले लिखा हुआ था संविधान संशोधन की प्रक्रिया, फिर 1971 में 24वें संशोधन में सख्त एवं प्रक्रिया लिख दिया गया। कुछ ऐसी बात आई थी, प्रश्न उठा था, तो थोड़ा सा संसद के महत्व को बढ़ाने के लिए, ठीक है, सख्त शब्द का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। बाकी न्यायालय भी एक जजमेंट आप पढ़ेंगे, वो माना है कि नहीं नहीं, ये बस फॉर्मल एक संशोधन है, यहाँ पहले से ही शक्ति और प्रक्रिया निहित थी, बस एक फॉर्मल एक्सप्रेशन लिख करके लिखतम पढ़तम में बदलाव कर दिया गया है, ये बात। तो वर्तमान में हेडलाइन में लिखा है शक्ति एवं प्रक्रिया। संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में है। इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। सब रूल 1 क्या कहता है? इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन, निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अभिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। यानी कि क्या डिफाइन किया गया सब रूल 1 में? ये शक्ति कैसी है? संविधायी शक्ति है, सामान्य विधायी शक्ति नहीं है। जब किसी वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 13 के साथ इसकी चर्चा करेंगे, थोड़ी तो आज भी होगी, मूलतः जब अनुच्छेद 13 के साथ पढ़ेंगे, जुडिशियल रिव्यू के साथ पढ़ेंगे, तो हमको इस बात की भी चर्चा होगी कि विधि शब्द, विधिक शक्ति, विधायी शक्ति और संविधायी शक्ति, इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये संविधायी शक्ति का प्रयोग इन्होंने क्या कहा कि 368 में दी गई शक्ति कोई सामान्य विधिक शक्ति नहीं है, ये संविधायी शक्ति है। इसका प्रयोग करते हुए क्या क्या संसद कर सकती है? परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन। ठीक है, क्या क्या कर सकती है? परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन। यानी कि संसद संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्धन यानी बढ़ा सकती है, परिवर्तन यानी बदलाव कर सकती है, निरसन यानी कोई बातें लिखी हैं, अब परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता नहीं है तो उसे रिपील कर सकती है, समाप्त कर सकती है। ऐसा कुछ संविधान की शक्ति, संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कर सकता है? ठीक है, संसद। यह शक्ति किसे प्राप्त है? संविधान संशोधन की संविधायी शक्ति संसद को प्राप्त है, संसद ऐसा कर सकती है। इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। फिर दूसरे क्लाज में लिखा है, देखिए क्लाज लंबे लंबे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ, समरी में बताता चलूँगा, ध्यान दिए रहिएगा। कि इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा, और जब वह विधेयक प्रत्येक सदन के उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा, और तब संविधान उस विधेयक के निबंधनों के अनुसार संशोधित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन्होंने बताया कि एक इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन विधेयक होगा। ठीक है, अधिनियम नहीं, अधिनियम राष्ट्रपति की अनुमति के बाद होता है। ठीक, इस विधेयक को किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाए चाहे राज्यसभा में, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक, फिर इस विधेयक के बारे में दोनों सदन अलग अलग पारित करेंगे। ठीक,
अनुच्छेद 108 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं आहूत की जा सकती है। ठीक, कभी संयुक्त बैठक पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। संयुक्त बैठक का सिद्धांत, अनुच्छेद 108 का सिद्धांत 368 के संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होता है। यहाँ पर दोनों सदनों को अलग अलग पारित करना होगा, और पारित करने के लिए कंडीशन क्या है? सदस्यों का, या ये कह लीजिए वर्तमान, ऐसा, ठीक है। क्यों वर्तमान? कभी कभी कुछ सीटें वैकेंट रहती हैं तो वो प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। अधिकतम अनुमत सीट ज़्यादा है, इलेक्शन कम का हुआ है, तो वो नहीं। वर्तमान में जितने सदस्य हैं मान्यता प्राप्त, उनकी बात हो रही है। वर्तमान सदस्यों का बहुमत यानी कि आधे से एक अधिक, ये होना चाहिए। प्लस, ये एक कंडीशन हुई, प्लस आपको जानना पड़ेगा मत देने वालों का 2/3 बहुमत। यानी कि पहली चीज, जितने सदस्य संघ हैं वो 50% से अधिक लोग होने चाहिए, ठीक है, उससे कम नहीं होने चाहिए। यानी संविधान संशोधन विधेयक के मतदान के लिए कोरम कितना है? 50% से ऊपर। फिर उसके बाद जब ये पारित करेंगे तो वो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है। जब पारित करेंगे तो दो, यानी कहने का मतलब है यदि कुल मिला के 100 है संख्या सदन की, तो कम से कम 51 लोग होने चाहिए, और 51 लोगों के बीच जब मतदान हो तो 2/3 का होना चाहिए, 2/3 से ज़्यादा का पारित होना चाहिए। ये दोनों अनिवार्य शर्तें हैं। इसी को कहा जाता है कि पहली कंडीशन है, ठीक है, इसे कहते हैं विशेष बहुमत। संविधान में संशोधन की पहली कंडीशन है कि यदि आपको संविधान में संशोधन करना है तो विशेष बहुमत से संशोधन करना पड़ेगा, ठीक। फिर आगे कुछ लिखा है, परंतु लगा है, प्रोवाइजो लगा हुआ है कि परंतु ऐसा संशोधन अनुच्छेद 54, 55 यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन आदि से संबंधित, ठीक है, या 60 में कहें केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हो, ठीक है, 7वीं अनुसूची से संबंधित हो, ठीक, राज्यों की शक्तियों से संबंधित हो, ऐसा कोई विधेयक है तो उसके लिए दूसरी कंडीशन है। क्या कहते हैं कि कोई परिवर्तन करने के लिए तो ऐसे संशोधन के लिए उपबंध करने वाला विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले उस संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों द्वारा उन विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा। यानी कि दूसरी कंडीशन है अति विशिष्ट बहुमत। यानी कि इसका अर्थ है ये वाला नंबर 1, यानी कि वर्तमान सदस्यों का बहुमत होना चाहिए सदन में, और मत देने वालों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, प्लस कम से कम आधे राज्य का अनुसमर्थन। यानी कि 28 राज्य हैं तो 14 राज्य कम से कम, आधे से एक अधिक नहीं, केवल आधा। 28 राज्य हैं तो 14, 29 राज्य हैं तो 15, 30 राज्य हैं तब भी 15, ठीक, क्योंकि भिन्नों को एक गिना जाता है संविधान में। जब कभी भिन्नों की चर्चा होगी तो उसे एक गिना जाएगा बहुमत आदि के मामले में। तो याद रखे रहिएगा कि यह तो पारित किए, ये तो संसद द्वारा
पहली प्रक्रिया को अपनाया ही अपनाया जाना है, लेकिन अगर केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव पड़ने वाला है, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति पर प्रभाव पड़ने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक है, राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित कोई संविधान संशोधन विधेयक है, तो आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। ये लिखा गया है दूसरे क्लाज में, ठीक है, परंतु लगा करके। ठीक, अब ये तो दो हो गए। 368 में इन्हीं दो तरीकों को मान्यता दिया गया है, इन्हीं दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। अगर हम इंडिविजुअल संविधान संशोधन की बात करते हैं तो एक और तरीके से भी संविधान संशोधन हो सकता है, साधारण विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए साधारण बहुमत द्वारा। ये किन्हीं उपबंधों में, जैसे कि राज्यों की सीमाओं को घटाना बढ़ाना है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना है, ऐसे सिंपल कई ऐसे प्रश्न हैं इस संविधान में जिनमें कोई हेर फेर करना है, कई उपबंध हैं, वहाँ वो सामान्य बहुमत, सामान्य विधायी प्रक्रिया से संशोधन कर दिए जाते हैं और उनको कभी भी 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन का शक्ति का प्रयोग करने वाला नहीं माना जाता। वो सामान्य होते हैं, ऐसे ही बस संविधान में बदलाव तो होगा, लेकिन वो 368 के प्रयोजन से संविधान संशोधन विधेयक नहीं समझे जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जुड़ गया 24वें संशोधन में कि अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। अब बात आई अनुच्छेद 13, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वहाँ लिखा है कि कोई ऐसी विधि, नियम, उपनियम, प्रतारूढ़ कुछ ऐसा नहीं बनाया जा सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत हो। तो यहाँ पर इन्होंने संशोधन करके कहा कि भाई देखिए, संविधान संशोधन द्वारा बनाई गई विधि अनुच्छेद 13 के विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आती है। यह तीसरे क्लाज में स्पष्ट कर दिया गया। वैल्यूफुल है, वैल्यूफुल है। ठीक, अब खतरनाक शुरू हुआ। ठीक है, आजकल जो चर्चा में चल रहा है कि बहुमत इतनी आ जाएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप मत फंसिएगा। वो तो पहले से लिखा है, लेकिन वैल्यू शून्य है। कभी पढ़े लिखे हो तब तो जानेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है क्या 42वां संविधान संशोधन 1976 में चौथा पांचवा क्लाज जोड़ा गया। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में नए दो उपबंध जोड़े गए, चौथे और पांचवें। उनमें क्या कहा गया जरा पढ़ते हैं। चौथे उपबंध में लिखा है, इस संविधान का जिसके अंतर्गत भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट के उपबंध हैं, इस अनुच्छेद के अधीन संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 55 के प्रारंभ होने से पहले या उसके पश्चात कोई भी संशोधन किया गया था, तात्पर्यित कोई भी संशोधन किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। बात ही खत्म हो गई, जुडिशियल रिव्यू ही खत्म हो गया। और कौन सा बदलाव की बात आप कर रहे हैं कि अब क्या हो जाएगा? ये तो 1976 में लिख दिया गया है कि संविधान के फंडामेंटल राइट्स सहित किसी भी उपबंध में इस 42वें संविधान संशोधन की धारा 55 के लागू होने के बाद, यानी ये 4th क्लाज लागू होने के बाद, चाहे पहले का हो चाहे बाद का हो, किसी भी प्रश्न को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। जब न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है तो जो है संसद तो सर्वोच्च हो गई, चाहे जो मन माफिक करे, क्या फर्क पड़ता है? यह लिखा है। फिर 5वें रूल में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। सब रूल में शंकाओं को दूर करने के लिए, अगर अब भी आपके पास शंका बची हो, दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस अनुच्छेद के अधीन इस संविधान के उपबंधों का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन करने के लिए संसद की संविधायी शक्ति पर किसी भी प्रकार का निर्बंधन नहीं होगा। यानी कि ऊपर पढ़ने पे भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन बचा हो, शंका हो, तो आप दूर कर लीजिए कि संसद के इस शक्ति पर, संविधायी शक्ति पर, जो संविधान के संशोधन से संबंधित है, किसी भी प्रकार का कोई निर्बंधन नहीं होगा। यानी कि हम सुप्रीम हैं, हम ही व्याप्त हैं, हम हैं और कोई नहीं बचा है। संसद ने बताया कि संसद ही सर्वोच्च है। तो बात आई
सब रूल 3 में, ठीक है, आर्टिकल 13 के साथ पढ़िए, 4 जुडिशियल रिव्यू के साथ पढ़िए, और 5 सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के साथ पढ़िए। ठीक है, ये सब आपको जानना पड़ेगा, इस तरह से पढ़िए तब याद हो जाएगा। अब बात आई, ये तो लिखा है भाई, आज आप भी अगर अपनी बेयर एक्ट लेकर बैठे होंगे तो आपके भी बेयर एक्ट में ये लिखा है वैल्यू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 42nd अमेंडमेंट में, ठीक है, 1976 में जुड़ा, और इसकी जो वैल्यू है वो है 0। ये क्या घोषित है? वॉइड। कब घोषित हुआ? मिनर्वा मिल्स के मामले में, ठीक है, 1980 में। याद रखे रहिएगा, आज भी संविधान में लिखा है, लेकिन मिनर्वा मिल्स के मामले में 1980 में उपधारा 4 और उपधारा 5 की वैल्यूएशन क्या की गई है? इसको असंवैधानिक मानते हुए शून्य घोषित कर दिया गया है। आज लिखा तो है लेकिन इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। कभी किसी क्लास में इसकी भी कहानी बताऊंगा, यहाँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा। अब बात आते हैं, ठीक है, ये तो बेयर एक्ट के अनुसार हुआ, ये बेयर एक्ट के अनुसार हुआ। अब आगे आते हैं, एक समरी चर्चा करते चलते हैं। कुछ सिंपल बात देखिए, क्या क्या चर्चा आपकी होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ मौखिक, एक से अधिक बार आप वीडियोस देख लीजिएगा, बातें सभी आपको मिल जाएंगी। हर चीज़ लिखना लंबा एक समय लग जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर चर्चा होती है प्रारंभ में परिसंघीय संविधान। परिसंघीय संविधान जो होता है ये अनम्य होता है। ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे जो तमाम देश हैं जिन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था की है, तो वो अनम्य होता है, यानी उनमें संशोधन आसान नहीं होता है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में होता है। तो भारत ने उन चीज़ों को देखा था, तो भारत का भी संविधान परिसंघीय संविधान है, ये आप जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। तो भारत ने, ठीक है, ये सामान्य लक्षण है, ठीक है, अनम्य होने का। इंडिया ने क्या किया? मध्य का रास्ता निकाला, नम्य प्लस अनम्य का अनोखा मिश्रण है। भारतीय संविधान में संशोधन नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। किन्हीं उपबंधों में साधारण विधायी शक्ति के द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है, और किन्हीं उपबंधों में विशेष बहुमत और अति विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। आधे राज्यों का समर्थन वाला भी उपबंध यहाँ पर लिखा गया, यानी कि संविधान के संशोधन की सबसे कठिन प्रक्रिया है। संसद में विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का समर्थन आवश्यक है। ये सबसे बड़ी विशेषता है जो है नम्यता अनम्यता के एक रिलेशनशिप की। इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? जब भारत का संविधान बन रहा था, तो भारत का संविधान बनाते समय हमारे विद्वान संविधान निर्मातागण इस बात से अवगत थे कि आने वाले भविष्य में आज हमारा देश नए सिरे से रीस्टेब्लिश होने के प्रयास में है। कहीं हम ऐसे उपबंधों का समावेश न कर दें कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट ही बाधित हो जाए। तो हमने बीच का रास्ता, उनकी समस्याओं को देखते हुए, आपको पढ़ाया जाता है कि ये यहाँ से लिया गया, वो वहाँ से लिया गया, ये यहाँ से लिया गया। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ से लिया हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है, बल्कि जो बात कही जाती है कि डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया, तो डीपीएसपी की थ्योरीज को आयरलैंड की परिस्थितियां अलग हैं, भारत की परिस्थितियां अलग हैं। वहाँ के थ्योरीज जो लागू थे सिद्धांत, उनको देखा गया, उन पर विचार विमर्श किया गया और भारत के अनुरूप
थ्योरीज को बनाते हुए यहाँ पर एडमिट किया गया है, उनकी नकल हमने नहीं मारी है। ऐसे भी बेवकूफ़ हैं जो कहते हैं कि हमने नकल मारा है। संविधान विशेषज्ञ भी कुछ लोग ऐसे कहे हैं, बाकी वायरल वाले सिस्टम को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। हमने हर चीज़ को अपनी परिस्थितियों के अनुसार, सिद्धांत थोड़े बदल जाएंगे। नेचुरल जस्टिस पूरे यूनिवर्स में नेचुरल जस्टिस के रूप में कार्य करता है। भारत के लिए नेचुरल जस्टिस अलग होगा, अमेरिका के लिए अलग थोड़े ही होगा। हमारे यहाँ सारे सिद्धांत पहले से मौजूद थे, लोकतंत्र से लेकर के गणतंत्र तक सब सिद्धांत यहाँ पर मौजूद थे। आज लोग कहते हैं कि लोकतंत्र वहाँ से ले लिए, गणतंत्र वहाँ से ले लिए, डीपीएसपी यहाँ से। अरे सम्राट अशोक ने कहा मेरी जनता मेरी संतान के समान है, इससे बड़ा फंडामेंटल राइट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, कि स्वयं की संतान की तरीके से उनको अधिकारों को प्रदान किया गया। ठीक, तो वो चर्चा हमारी हो चुकी है, फिर होगी कभी किसी वीडियो में। तो हमने बीच का रास्ता निकाला और नम्रता का अनोखा मिश्रण बनाया। और इसी संदर्भ में नेहरू जी ने कहा, नेहरू जी का पूरा स्टेटमेंट मैं पढ़ दे रहा हूं, तेजी से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा देख लीजिएगा रिपीट करके। हालांकि हम इस संविधान को इतना ठोस और अस्थायी बनाना चाहते हैं जितना कि हम बना सकते हैं, फिर भी संविधान में कोई अस्थायित्व तो नहीं है। इसमें कुछ सीमा तक परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। यदि आप वस्तु को अपरिवर्तनशील और अस्थायी बना देंगे तो राष्ट्र की प्रगति को रोक देंगे, और इस प्रकार आप एक जीवित और संगठित राष्ट्र की प्रगति को भी रोक देंगे। किसी भी अवस्था में हम इस संविधान को इतना अनम्य नहीं बना सकते थे कि यह बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित ना हो सके, जबकि पूरा विश्व एक संक्रांति काल, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन में है और हम परिवर्तन को अत्यंत ही तीव्र गति के युग में गुजर रहे हैं। तब संभव है कि हम आज जो कुछ कर रहे हैं कल वही पूरी तरह से लागू ना हो सके। यानी कि हमने कौन सी व्यवस्था दी है कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार, आवश्यकता अनुसार हम अपने संविधान में समय समय पर बदलाव करते रहेंगे। और ये जो प्रगति की गति है, कभी हम भारत की प्रगति की गति को धीमा नहीं होने देंगे। नेहरू जी ने स्पष्ट तौर पर संविधान सभा में यह बात कही थी और वही आज भी लागू है। और उसका परिणाम है कि 106 से अधिक संशोधन हो चुके हैं भारत में, और फिर भी भारत का मूल ढांचा, भारत का संविधान सर्वोच्च रूप में विराजित है, सर्वोच्च रूप में विराजित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखे रहिएगा। और तरीका भी आप जान गए। अब बात आई, यहां पर एक चर्चा होती है, छोटी छोटी चर्चाएं कर लेते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट्स। देखिए, इसको मैं इंडिविजुअल टॉपिक्स के रूप में भी बताऊंगा। यहाँ एक वीडियो की लेंथ को देखते हुए शार्ट में चलते हैं। ठीक, मूल अधिकारों में संशोधन की जब बात हुई, अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मूल अधिकारों में जब संशोधन की बात हुई तो पहली दफा ये जब चर्चा में आया तो उस समय वाद था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 का। पहला संविधान संशोधन हुआ, 9 शेड्यूल जोड़ा गया, जिसमें भूमि सुधार संबंधी विधियों को रखा जाना था। और उस समय 1951 में फंडामेंटल राइट्स में संपत्ति का अधिकार भी एक अधिकार था, मूल अधिकार था। अब मूल अधिकार होने की वजह से राज्य अच्छी स्कीमें नहीं बना पा रहा था। भारत में जो वितरण था जमीनों का, एक के पास इतना है और बाकी 99 के पास इतना बचा हुआ है, तो इसमें संतुलन की आवश्यकता थी। तो उसके लिए विधियां बनाना चाहती थी संसद, लेकिन नहीं बना पा रही थी। उसके पर्पज से पहला संविधान संशोधन हुआ, 9 शेड्यूल को जोड़ दिया गया ताकि लैंड रिफॉर्मेशन लॉज जो है आपके उसमें रख दिया जाए और न्यायालय हस्तक्षेप उसमें ना करे। उसी संदर्भ में चर्चा हुई शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के बाद में। तो पहले संविधान संशोधन को मान्यता देते हुए इस बाद में कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन हो सकता है। दोबारा यह प्रश्न उठता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के वाद में। ठीक है, चलिए हम वाद लिख दे रहे हैं, वादों को लिखते चल रहे हैं शार्ट में। शंकरी प्रसाद 1951, फिर आएंगे सज्जन सिंह, ठीक है, 1965 का वाद। इन दोनों में शंकरी प्रसाद के ही निर्णय को मान्यता देते हुए सज्जन सिंह का वाद भी रहा और
सज्जन सिंह के बाद में भी माना गया कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन हो सकता है। यानी कि 1965 तक सुप्रीम कोर्ट का विचार था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, डिसीजन था कि फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन हो सकता है। इसी के बाद एक बहुत ही ऐतिहासिक केस आता है, थोड़ा ध्यान दिए रहिएगा। गोलकनाथ का वाद आया 1967 में। गोलकनाथ का वाद आया 1967 में और स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने ही, ठीक है ध्यान से समझिएगा, 6-5 के बहुमत से, ठीक है 6-5 के बहुमत से शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के जजमेंट को उलट दिया। यानी शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में माना गया था कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन हो सकता है, इसको उलट दिया गया और कहा गया नहीं भाई नहीं, अनुच्छेद 13 में विधि शब्द में सभी प्रकार की विधियां आती हैं और संसद किसी भी प्रकार की विधि बना करके मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। वह अनुच्छेद 13 से आच्छादित है, इसलिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। अब बात फंस गई। उस समय थे जस्टिस श्री सुब्बा राव, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उन्होंने बहुमत का निर्णय सुनाते हुए एक नया ग्राउंड दे दिया कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं हो सकता है। मामला फंस गया, सरकार डिस्टर्ब हो गई। सरकार ने 24वां संशोधन 1971 कर दिया। सरकार ने इसके बाद क्या किया, 24वां संशोधन 1971 कर दिया। यानी कि गोलकनाथ वाद के परिणाम स्वरूप जो विसंगतियां उत्पन्न हुई थी उनको दूर करने के लिए 24वां संशोधन 1971 किया गया। और खंड 4 जो अभी आपने पढ़ा कि 13 के विधि शब्द के अंतर्गत संविधान, इस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाई गई विधि नहीं आती है, यह संशोधन कर दिया गया और इसे मान्यता दे दिया गया। ठीक है, अब इसी की मान्यता के लिए चर्चा आई केशवानंद भारती का वाद। आप जानते हैं आज तक का सबसे लीडिंग केस है केशवानंद भारती का वाद 1973 का। 24वें संविधान संशोधन को कहां पर चैलेंज किया गया, केशवानंद भारती के वाद में चैलेंज किया गया। अब यहां पर 13 न्यायाधीश थे। ठीक है, कितने न्यायाधीश हैं, 13 न्यायाधीश हैं। ठीक है, गोलकनाथ में 11 ही थे, केशवानंद भारती में 13 हैं। यानी कि उससे भी बड़ी फुल बेंच बैठ गई। अब इन 13 न्यायाधीशों ने बहुत ही जबरदस्त निर्णय दिया जो आज तक आप जानते हैं। ठीक है, इस समय मुख्य न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री सीकरी जी थे। ठीक है, गोलकनाथ के समय श्री सुब्बा राव जी थे, इस समय श्री सीकरी जी थे। ठीक है, और बहुत ही जबरदस्त निर्णय दिया गया, मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ठीक है, यहाँ पर पहली चीज तो सर्वसम्मत निर्णय था। ठीक है, सर्वसम्मत निर्णय में गोलकनाथ के डिसीजन को उलट दिया गया, लेकिन जो मूल ढांचे का सिद्धांत था वो 7-6 के अनुपात में बटा था। ध्यान दीजिएगा, मूल ढांचे का जो सिद्धांत था वो 7-6 के अनुपात में बटा हुआ था। 7 लोग मूल ढांचे के सिद्धांत का समर्थन कर रहे थे, 6 लोग नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो सर्वसम्मत निर्णय, गोलकनाथ के निर्णय को उलटना कि नहीं संशोधन किया जा सकता है, और शर्त ये लगाना कि मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं हो सकता। इसके लिए 7 न्यायाधीश सहमत थे, 6 नहीं सहमत थे, और मुख्य न्यायमूर्ति श्री सीकरी की अगुवाई में यह निर्णय दिया गया। 24वें संशोधन को विधिमान्य माना गया, लेकिन शर्त लगा दी गई कि मूल ढांचे को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता है, जो कि आज तक चला आ रहा है। ठीक, इसके बाद सब कुछ चलता रहा। आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में आता क्या है, जैसे संविधान की प्रस्तावना आती है, डीपीएसपी आती है, फंडामेंटल राइट्स आते हैं, केंद्र राज्य संबंध आते हैं, न्यायपालिकाएं आती हैं, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति आती है। ये सब संविधान के मूल ढांचे हैं। लोकतंत्र, गणतंत्र, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा,
ठीक है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये सभी बातें कई निर्णयों में धीरे 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 करके मूल ढांचे का अंग मानी गई कि इनके विरुद्ध आप नहीं कर सकते हैं, इनको बढ़ाने के लिए आप चाहे जैसा करते रहिए वो आप कर सकते हैं। तो ये लगातार चर्चा होती रही, आज भी चर्चा हो रही है, आज भी चर्चा हो रही है। इसी के बाद इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण का वाद आया 1975 में, ठीक है, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राजनारायण 1975 में। इंदिरा जी आयरन लेडी हैं, आप जानते ही हैं, जबरदस्त बदलाव किए। 24वां संशोधन भी उन्हीं के समय है, 42वां संविधान संशोधन भी उन्हीं के समय है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत जबरदस्त बदलाव किए। 42वां यानी कि ये जो चौथा 5वां क्लास जुड़ा था, ठीक, बिल्कुल आयरन लेडी ऐसे ही नहीं कहा गया, बिल्कुल जबरदस्त। फिर बाद में इंटरप्रेटेट होता रहा। तो इसमें क्या हुआ, इलेक्शन को शून्य घोषित करके विद्यमान बना दिया गया था और तमाम तरीके की बातें थीं। तो एक संशोधन किया गया था, अनुच्छेद 329 में का जोड़ा गया था 39th अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है। ये रिलेटेड किससे है ये भी जाने रहिए, 39th अमेंडमेंट से रिलेटेड है और वो संबंधित था 329A से संबंधित। इसको जो है वाइड घोषित किया गया, ठीक। इसी में इलेक्शन संबंधी जो है तमाम ऐसे बात जो है विधिमान्यता का प्रश्न था। तो उसको पहला यह वाद है जो मूल ढांचे के सिद्धांत पर किसी संविधान संशोधन को शून्य घोषित करता है। इसके बाद तमाम मिनर्वा मिल्स का मामला आया, ठीक है, एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ का मामला आया, एम नागराजन का मामला आया, IR केलहू बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला आया। ऐसे कई वाद आते रहे और आज भी मूल ढांचे के सिद्धांत को मान्यता दी जा रही है और देती जाते रहेंगे। अब अगर इस सिद्धांत को समाप्त करना है तो इससे बड़ी पीठ होनी चाहिए, ठीक है, और उससे ज़्यादा बहुमत से दिया जाना चाहिए, तभी समाप्त होगा। लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं है, बहुत यूनिवर्सल थ्योरी है मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत। तो ऐसा कुछ नहीं होना है। तो इसका मतलब यही है कि बाकी सब तो अफवाहें ही हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप लोग ऐसे फालतू की चीज़, जिससे होता क्या है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो ऐसे बेवकूफ़ों की संगत में ना रहिए, चाहे वो मीडिया का माध्यम हो, चाहे पर्सनल माध्यम हो, चाहे जैसा माध्यम हो, ठीक है। राजनीति करिए, राजनीतिक रूप से सक्रिय रहिए, लेकिन संविधान जैसी मूल विधियों को, जिसे इतने अच्छी तरीके से अति विद्वान लोगों ने, डॉक्टर अंबेडकर, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा जी जैसे लोगों ने अपना योगदान दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सब पूरे इतना लंबे विचार विमर्श के बाद बनाया गया। तो उसकी जड़ें इतनी कमज़ोर नहीं है कि कोई हिला सकता है या उस पर कोई राजनीति कर सकता है। तो दोनों के लिए है, कोई भी प्रश्न, ऐसे चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। बहुत मजबूत जड़ों के साथ हमारा संविधान स्थापित है, उसको इधर उधर हिलाना इतना आसान नहीं है। राजनीति करना एक बहुत अच्छी बात होती है, हिस्सेदार होना चाहिए। लोकतंत्र की पहचान है कि प्रत्येक व्यक्ति राजनीति में हिस्सेदार होना चाहिए। लेकिन इस तरह की अफवाहों और संविधान जैसे मूल विधि के विरुद्ध गलत बातों का प्रचार प्रसार करना, यह भी आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसी चीज़ों को से दूर रहिए और लोगों को भी दूर करने का प्रयास करिए। बाकी राजनीतिक स्वतंत्रता राजनीतिक चेतना के साथ आती है, जो अनिवार्य है, और संविधान हमें राजनीतिक चेतना भी प्रदान करता है। संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। मेरी बात कोई अन्यथा लगी हो तो अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन इस तरह वायरल है जिसकी वजह से बहुत कष्ट होता है, ठीक है। और पढ़े लिखे लोग भी जब उसको वायरल करते हैं, उसके पक्ष में तर्क करते हैं, तो उससे भी ज़्यादा कष्ट होता है। तो ऐसा ना किया जाए, ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप लोग समझदार हैं, प्रश्न के हिसाब से मैंने सारी चीज़ों को बताया। इसमें अभी बहुत कुछ चर्चा करने को बाकी है, लेकिन करेंगे चर्चा, किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे विशेष टॉपिक बनाते हुए, क्योंकि यहाँ की चर्चा इसी के आगे उसको बढ़ाने में नहीं मज़ा आएगा। विशेष टॉपिक बना के हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि प्री मेंस इंटरव्यू जो भी
स्टेजेज हैं हमारी परीक्षा के, उनमें कोई दिक्कत ना रहने पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।